जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने कार्ड में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट सितंबर 2026 के एग्जाम करने वाले एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले 5 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए गए टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका पुरा स्थल पाया जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है, किस जिले में पाया जाता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। भीमबेटका को 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया, विश्व धरोहर स्थल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालक्रम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त वंश के राजाओं को कालक्रम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 240 ईस्वी से 280 ईस्वी। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। तीसरा स्थान जो है पहले स्थान पर आएगा और दूसरे स्थान पर है समुद्रगुप्त। दूसरे स्थान पर होंगे समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से लेकर 375 ईस्वी। 375 ईस्वी। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। तो दूसरा स्थान जो है फोर्थ का है। इसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय था 375 से लेकर 415 ईस्वी। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे और इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी यह जाने जाते हैं। तो तीसरे स्थान पर जो है दूसरा स्थान होगा। और इसके बाद जो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात कर लें, इनका शासनकाल था 455 से लेकर 467 ईस्वी। हूणों को पराजित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। स्कंदगुप्त हूणों को पराजित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। यह जो है फोर्थ स्थान पर है। तो पहले स्थान पर जो है पहला है और दूसरे स्थान पर जो है फोर्थ है। तीसरे स्थान पर दूसरा है और चौथे स्थान पर यहाँ पर तीसरा है। किस ऑप्शन में है? तो वह ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कह रहा है, अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। कार्ड आर है, गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का कार्ड आर है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु ए का कार्ड आर नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अभिकथन ए कह रहा है, अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। तो यह बात जो है सही है। अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है, गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। यह बात भी सही है। अभिकथन ए और कार्ड आर दोनों सही है और ए का कार्ड आर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अल बरूनी ने 1017 से 1030 ईस्वी के बीच भारतीय जीवन के अपने अवलोकन के आधार पर किताब अल हिंद लिखी। और गजनी की बात कर लें, गजनी का सुल्तान महमूद 997 से लेकर 1030 ईस्वी तक तुर्क शासक था जिसने उपमहाद्वीप पर बार बार आक्रमण किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्तक का क्या अर्थ है? जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 40 खंभों का सभा भवन, मेहराबदार प्रवेश द्वार, 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, आयताकार आहतें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, पिस्तक का क्या अर्थ है? जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मेहराबदार प्रवेश द्वार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मेहराबदार प्रवेश द्वार।
मुगल स्मारकों में सामने की ओर एक बड़ा मेहराबदार प्रवेश द्वार होता है जिसे पिस्तक कहते हैं। हुमायूं के मकबरे में पिस्तक पहली बार मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण तत्व बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टे में व्यवस्थित कीजिए। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टा में व्यवस्थित कीजिए। तो उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं। तो पहला जो होगा मौर्य साम्राज्य का उत्थान। मौर्य साम्राज्य का उत्थान लगभग 321 ईसा पूर्व में हुआ। 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का उत्थान 321 ईसा पूर्व में हुआ। यह सबसे हाल की घटना है। इसके बाद है बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म का उदय हुआ था लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व और यह गौतम बुद्ध का काल हुआ। यह मौर्य साम्राज्य से पुराना है। इसके बाद जो होगा ऋग्वेद का रचना काल। ऋग्वेद की रचना यह हुई थी लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व। 1200 ईसा पूर्व और यह बौद्ध धर्म से पुराना है। और वहीं बात कर लें वर्ण व्यवस्था का उदय, यह हुआ था 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व आर्यों के आगमन के साथ हुआ और यह सबसे पुरानी घटना है। तो यहाँ पर जो पहले स्थान पर आएगा सी। पहले स्थान पर आएगा सी, इसके बाद आएगा डी, फिर इसके बाद है ए और इसके बाद है बी। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो वह है ऑप्शन डी में। 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए तथा कथन बी को पढ़िए तथा सत्य विकल्प का चयन कीजिए। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के हिस्से शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्थान में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। सेकंड कथन कह रहा है लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। ऑप्शन है ए सत्य है परंतु बी असत्य है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए असत्य है परंतु बी सत्य है। थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं, ए तथा बी में संबंध है। वही 4th ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं, ए तथा बी में कोई संबंध नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के हिस्से शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्थान में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। तो यह बात जो है सही है। लोहे के हल के फाल गहरी जुताई कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते थे जिससे फसल अधिक होती थी। वहीं सेकंड कथन कह रहा है लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो यह बात भी सही होगा। सेकंड कथन भी सही है। धीरे धीरे कई शहर और नगरीय केंद्र विकसित हुए। दोनों ही कथन सही है और आपस में संबंध भी है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासन में भूमि के प्रकार को सही विकल्प के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में है और सूची 2। यहाँ पर जो मिसप्रिंटिंग हुआ है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सूची 1 में है वेमल वगाई, ब्रह्मोदय, साला भोग, देवदान। सूची 2 में कह रहा है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मिलान करते हैं। विल्लन वगाई का संबंध होगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी ए का संबंध जो है यहाँ पर तीसरे से है। ए का संबंध तीसरे से है। ब्रह्मोदय का संबंध होगा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। बी का संबंध यहाँ पर जो है 4 से है। साला भोग का संबंध होगा किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। यहाँ पर सी का संबंध जो है दूसरे से है।
देवदान, देवदान का संबंध है मंदिर के उपहार में दी गई भूमि, यानी डी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। तो ए का संबंध तीसरे से है, पहला ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। बी का संबंध फोर्थ से है, सी का संबंध दूसरे से, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसको इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कार्ड आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कार्ड आर है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सत्य हैं लेकिन आर असत्य हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन से संबंधित लगभग क्वेश्चन जो है यहाँ पर 30 से 32 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन को हल करते रहिए और कमेंट में आंसर देते रहिए। अभिकथन ए कह रहा है 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी और 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। तो यह बात जो है सही है। अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों के खरीदने के लिए किया जाता था। यह बात भी सही है। अभिकथन ए और कार्ड आर दोनों ही सही हैं, सही व्याख्या भी कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस क्वेश्चन को याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार सेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? तो वह है राजा राम मोहन राय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा में विधवा को उसके पति की चिता में जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को इस प्रकार मरते देखा था। उन्होंने 1812 में ही इस प्रथा का विरोध किया। उनका तर्क था कि वेदों और प्राचीन ग्रंथों में सती को मंजूरी नहीं दी गई है। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बने। उन्होंने राजा राम मोहन राय का समर्थन किया और 1829 में पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित करने का कानून पारित कर दिया। तो किसने प्रतिबंधित किया था? प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कार्ड आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। वहीं कार्ड आर कह रहा है अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की सख्त दिखाना था। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य हैं लेकिन आर असत्य हैं। ए और आर दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभिकथन ए कह रहा है 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। तो यह बात जो है सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में पहला मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जात के लोग शामिल हुए। 1927 और 1935 के बीच उन्होंने कुल 3 आंदोलन चलाए। वहीं कार्ड आर कह रहा है अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की सख्त दिखाना था। तो यह बात जो है गलत है। कार्ड आर गलत है।
इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य अछूतों को मंदिरों, कुओं और तालाबों के उपयोग से रोकने वाली जातिगत बाधाओं को तोड़ना था, न कि अंग्रेज शासन की शक्ति दिखाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग है। सूची 1 है, इसके बाद जो है सूची 2 है। सूची 1 में कह रहा है मटुआ पंथ, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ज्योतिबा राव फूले, राजा राम मोहन राय, हरिदास ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है आप सभी को। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। मटुआ पंथ के संस्थापक कौन है? तो वह है हरिदास ठाकुर। यह एग्जाम में पूछा गया है। ए का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है, ए का संबंध तीसरे से है। सत्यशोधक समाज के सुधारक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में, 1873 में। बी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती और इस समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। सी का संबंध यहाँ पर जो है 4 से है। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। तो डी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। ए का संबंध तीसरे से है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार से एग्जाम में हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बी कह रहा है अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। ऑप्शन है ए सत्य है किंतु बी असत्य है, ए असत्य है किंतु बी सत्य है, ए बी दोनों सत्य हैं, ए बी दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रवाद के उदय के बारे में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो वहाँ है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। यह बात जो है गलत है। कथन भी असत्य है। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता शहरी, पश्चिमी, शिक्षित और उच्च मध्यम वर्ग के थे, न कि ग्रामीण और अशिक्षित। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है ए सत्य है किंतु बी असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कार्ड आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। वहीं कार्ड आर कह रहा है मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोह तीव्रों के साथ उठ खड़े हुए। ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सेकंड ऑप्शन है दोनों असत्य हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? 1857 की क्रांति से लगभग हर बार सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को याद होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। 30 से 35 क्वेश्चन तक एग्जाम में SST में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभिकथन ए कह रहा है अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। तो यह बात जो है सही है। अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोह तेवर के साथ उठ खड़े हुए। कार्ड आर भी सही है। तो इसको इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न अभिकथन ए व कार्ड आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। वहीं कार्ड आर कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। ऑप्शन है ये और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? राज्यों के गठन के संदर्भ में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। तो यह बात जो है सही है। कार्ड आर कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो यह बात जो है गलत होगा। यह डेट यहाँ पर गलत लिखा गया है, 1900 यहाँ पर 55 होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में यह सुझाव दिया गया कि असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो यहाँ से कार्ड आर गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। वहीं सेकंड कथन कह रहा है उस मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। थर्ड कथन कह रहा है ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। फोर्थ कथन है चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थित में दिखाई देता है। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कह रहा है आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे दूर हैं। तो यह बात जो है सही होगा। सेकंड कथन कह रहा है उस मेजर नक्षत्र मंडल 7 ग्रहों का समूह जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। तो यह बात भी सही है, सेकंड कथन भी सही है। थर्ड कथन कह रहा है ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। तो यह बात जो है गलत है। कथन सी गलत है। ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थान पर रहता है और अपना स्थान नहीं बदलता। कथन डी कह रहा है चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थित में दिखाई देता है। तो यह बात भी सही होगा। ए, बी और डी कथन सही है। ए, बी और डी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है? ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल यानी छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। यह स्थिर और ना घूमने वाला है। ऑप्शन है केवल ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल ए, सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है केवल ए, बी और डी सही है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है केवल बी, सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। इसके बाद यही क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ है। ग्लोब के विषय में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल यानी छोटा प्रतिरूप है। तो यह बात सही होगा। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। यह भी कथन सही है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो यह बात भी सही होगा। यह स्थिर और ना घूमने वाला है। तो यह बात जो है गलत होगा।
तो यहाँ से ए, बी और सी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। तो यह किसकी पहचान कर रहे हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो है 3 विशेषता दी गई हैं। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। तो ये जो पहचान करवा रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध का, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शीतोष्ण कटिबंध का पहचान करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 अंश पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है? ऑप्शन है 7:30 अपराह्न, सेकंड ऑप्शन है 6:30 अपराह्न, थर्ड ऑप्शन है 6:30 पूर्वाह्न, फोर्थ ऑप्शन करें 7:30 पूर्वाह्न। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समय से संबंधित लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर बार सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 अंश पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है? पृथ्वी 24 घंटों में 360 अंश घूमती है। 360 अंश घूमती है 24 घंटे में। तो यहाँ पर जो है एक अंश बराबर होगा 4 मिनट के। एक अंश बराबर कितने का होगा? 4 मिनट के होगा। भारत 82.5 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित है और ग्रीनविच जो है, यहाँ पर जो है ग्रीनविच की बात कर लें, यह जो है 0 अंश अक्षांश देशांतर रेखा है और समय अंतराल, दोनों के बीच समय अंतराल जो है 5.5 घंटे का है। 5.5 घंटे का है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में है, इसलिए भारत का समय GMT से आगे होगा। इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1 बज रहा है, 1 बजे में 5.5 घंटे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर प्राप्त होगा 30 और यहाँ पर प्राप्त होगा 6:30 अपराह्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते पैदा होते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते यानी पैदा होते हैं? शंकुधारी वन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शंकुधारी वन। इन वनों के पेड़ लंबे, सदाबहार और नरम लकड़ी वाले होते हैं। चीड़, देवदार, स्प्रूस और फर प्रमुख प्रजातियां हैं। इन पेड़ों की नरम लकड़ी का उपयोग कागज के लिए होता है। इन पेड़ों की लकड़ी का उपयोग कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए और माचिस के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। वहीं कार्ड आर है वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है?
अभिकथन ए कह रहा है स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं, तो यह बात जो है सही है। कार्डार कह रहा है वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करता है, यह भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन ए सत्य है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान और वर्षा बदलते हैं, जिससे वनस्पति का स्वरूप बदल जाता है। वही कार्ड आर भी सत्य है क्योंकि ढाल और मिट्टी की मोटाई वनस्पति के विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन ऊंचाई और वनस्पति के संबंध की सीधी व्याख्या नहीं करता। ऊंचाई का असर मुख्यतः जलवायु, तापमान, नमी पर होता है, ना कि केवल ढाल और मिट्टी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठंडी महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, तरंगे, गर्म महासागरीय धाराएं। दूसरे कॉलम में महासागरीय सतह पर लगातार जल का उठना और गिरना। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। मिलान से संबंधित लगभग क्वेश्चन जो है 6 से 8 क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चन तक मिलान से संबंधित पूछे गए। मिलान से और कथन से ये लगभग जो है एग्जाम में अब 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन कथन और मिलान से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस समझने की बात है। ध्यान से समझते रहिए और कमेंट में आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। ठंडी महासागरीय धाराएं का संबंध होगा ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं, तो ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्स से है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा का संबंध है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, तो बी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। और वहीं तरंग, तरंग का संबंध होगा महासागरीय सतह पर लगातार जल का उठना एवं गिरना, तो सी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। गर्म महासागरीय धाराएं, तो इसका संबंध भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, तो डी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। डी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। ए का संबंध यहाँ पर देखिए फोर्स से दिया गया है, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार से एग्जाम में हल करिएगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने मानसूनी हवाएं हैं, गृहीय हवाएं, मौसमी हवाएं, अस्थायी हवाएं, अस्थानीय हवाएं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सही विकल्प चुनिए। मानसूनी हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं मौसमी हवाएं कहलाती हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। मानसूनी हवाएं एक मौसमी घटना है जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों के विषय में सही सुमेलित है? बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। दूसरे कॉलम में रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक सबसे ऊपर की परत, सबसे नीचे की परत, इस परत में ओजोन रेखा है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? जियोग्राफी से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल का संबंध होगा सबसे ऊपर का परत। सबसे ऊपर का परत क्या है? बहिर्मंडल, तो ए का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल का संबंध है सबसे नीचे का परत। बी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती हैं। मौसमी सारी घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल, समताप मंडल, इस परत में ओजोन गैस होता है। तो यहाँ पर जो है सी का संबंध होगा फोर्स से। सी का संबंध फोर्स से है। ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? समताप मंडल में। और वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है समताप मंडल। वायुमंडल की बात कर लें, इसका संबंध रेडियो तरंग प्रसारण में सहायक, यानी डी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। तो ए का संबंध दूसरे से है, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। 4th ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से आप सभी जानते रहिए मध्यमंडल की बात। मध्यमंडल,
मध्यमंडल की विशेषता है उल्का पिंड आसमान से प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है उल्का पिंड जलने लगते हैं किस मंडल में, तो वह है मध्यमंडल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इंडीज पर्वत, तिब्बत, भारतीय मरुस्थल, भारतीय पहाड़। दूसरी तरफ है ऊंट और बैल, खच्चर और गधे, लामा, याक। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रों को एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इंडीज पर्वत पर किस परिवहन का उपयोग होता है, तो वह है लामा पशु। तो ए का संबंध जो है यहाँ पर तीसरे से है। ए का संबंध यहाँ पर तीसरे से है। यहाँ से देखिए ए का संबंध तीसरे से है तो ऑप्शन का पता चल सकता है, जो कि दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। तिब्बत में किस परिवहन का प्रयोग होता है, तो तिब्बत में जो है याक का प्रयोग किया जाता है। बी का संबंध यहाँ पर जो है फोर्स से है। वही भारतीय मरुस्थल में प्रयोग किया जाता है ऊंट और बैल का। तो हम सभी को पता है भारतीय मरुस्थल यानी थार में ऊंट और बैल का प्रयोग किया जाता है। सी का संबंध यहाँ पर पहले से है। भारतीय पहाड़ में खच्चर और गधे का उपयोग किया जाता है परिवहन के लिए। तो डी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रायोगिकता उसे एक साधन बनाती है। वहीं कार्ड आर कह रहा है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए और आर दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। अभिकथन ए कह रहा है एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रायोगिकता उसे संसाधन बनाती है। तो यह बात जो है सही होगा। पहला कथन सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। तो यह बात भी सही है। अभिकथन ए और कार्ड आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना, प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों को यात्रा का आयोजन करना, राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। सही विकल्प का चयन करें। 3 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही कथन दिया गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में और इसके पहले यही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। विद्यार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण करके, तो यह जो है बात सही होगा। उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना, तो यह बात जो है गलत है। रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना, तो यह बात गलत है। कूड़े के स्थान अलग होते हैं। प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा आयोजित करना, तो यात्रा आयोजित करना शिक्षण अधिगम की सबसे बेहतर प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सी कथन सही होगा। राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है, तो यह बात भी सही है। ए, सी और डी कथन सही है। तो इसको इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए तथा मृदा संरक्षण की सही पद्धतियों का चयन कीजिए। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, घास पात से ढकना, समुच्च रेखी रोधिकाएं और रक्षक मेखलाएं। 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
मृदा संरक्षण की सही पद्धतियों का चयन कीजिए। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, तो यह बात जो है गलत होगा। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को नुकसान पहुंचाता है। घास पात से ढकना, यह बात सही है। समोच्च रेखी रोधिकाएं, यह भी सही है। रक्षक मेखलाएं, यह भी कथन सही है। बी सी डी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। कथन बी कह रहा है विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य है, बी ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं, बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन बी असत्य है, ए बी दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन ए कह रहा है भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, तो यह बात सही है। कथन बी कह रहा है विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करता है, तो यह बात जो है गलत है। कथन बी गलत होगा। विविधता केवल मतभेदों को पहचानता और सम्मान करना सिखाता है, यह अनिवार्य रूप से सभी को समान अवसर नहीं देता। उदाहरण के लिए भारत में विविधता होने के बावजूद सभी लोगों को समान शिक्षा, रोजगार एवं संसाधन नहीं मिलते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु बी असत्य है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लोगों को एक ही छवि में बांधना, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना यानी मानना, किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, शुद्धता और अशुद्धता को मानना। दूसरे कालम में पूर्वाग्रह, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, रूढ़िबद्ध धारणा, भेदभाव। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। लोगों को एक ही छवि में बांधना, या जो है रूढ़िबद्ध धारणा को प्रदर्शित कर रहा है, तो ए का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना यानी मानना, यह जो है प्रदर्शित कर रहा है पूर्वाग्रह का, तो बी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। बी का संबंध पहले से है। किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, यह संबंधित होगा भेदभाव से, यानी सी का संबंध यहाँ पर जो है फोर्स से है। शुद्धता और अशुद्धता को मानना अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित है। डी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से। तो ए का संबंध जो है यहाँ पर तीसरे से है, तो ए का संबंध तीसरे से। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? थानेदार, प्रखंड विकास अधिकारी, पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी, जिला अधिकारी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, गांव में जमीन नापने और उसका रिकॉर्ड रखने में जिम्मेदारी पटवारी यानी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी की होती है, और यह अधिकारी एक से अधिक गाँव का प्रभारी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जिला परिषद, ग्राम सभा, वार्ड समिति, निगम। दूसरे कॉलम में गांव, महापौर, नगर पालिकाएँ, जिलाधीश। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3-4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। तो आपसे बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक कॉलम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए यहाँ पर भी मिलान करते हैं। जिला परिषद, जिला परिषद का संबंध होगा जिलाधीश से। ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्स से है। जिला परिषद का संबंध है जिलाधीश से। जिला परिषद जिला स्तर की संस्था है, इसका प्रशासनिक प्रमुख जिलाधीश होता है। ग्राम सभा, ग्राम सभा का संबंध होगा गांव से। बी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। वार्ड समिति, वार्ड समिति का संबंध है नगर पालिकाएँ से। सी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है।
निगम, निगम का संबंध है महापौर से। डी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। तो ए का संबंध फोर्स से है, तो यहाँ से दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा यस्य उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री, घरेलू सहायिकाएं, राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर बताइए। अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? तो यहाँ पर कह रहा है अनियमित मजदूर, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मिस्त्री, तियाब जो होते हैं अनियमित मजदूर होते हैं, जो कि श्रमिक मजदूर होते हैं। घरेलू सहायिकाएँ या भी जो है अनियमित मजदूर होती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक, या जो है अनियमित मजदूर नहीं बल्कि यह राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रबंधक अस्थायी कर्मचारी होता है, उसे नियमित वेतन, सुरक्षा और लाभ मिलते हैं। यह अनियमित मजदूर नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी कथन सही है, तो इसको इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है खेतिहर मजदूर ऋतुनिष्ठ यानी सामयिक श्रमिक होते हैं। काडार कह रहा है खेतों में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और फसलों की कटाई करना। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभिकथन ए कह रहा है खेतिहर मजदूर ऋतुनिष्ठ सामयिक श्रमिक होते हैं। तो यह बात जो है सही है। काडार कह रहा है खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेतों तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई करना और फसलों की कटाई करना। तो यह बात भी सही है। अभिकथन ए और कार्ड आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकलांगता अधिनियम 1995 उल्लेख करता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। कथन भी कह रहा है इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथककृत अलग करना होगा। ऑप्शन है केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, दोनों ए भी सत्य हैं, दोनों ए भी असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पेडागोजी से क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कथन कह रहा है विकलांगता अधिनियम 1995 उल्लेख करता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। तो यह बात जो है सही है। कथन ए सही है। कथन बी कह रहा है इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथक करते यानी अलग करना होगा। तो यह बात जो है गलत है। यहाँ पर बी कथन गलत होगा। ए कथन सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, केवल ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ने यह संभव किया कि माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना। कथन भी कह रहा है पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी दोनों सत्य हैं, ए बी दोनों असत्य हैं, ए सत्य हैं, बी असत्य हैं, ए असत्य हैं, बी सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में यह संभव किया गया कि माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना। तो यह बात सही है। पुरुषों को उनकी बहन के दहेज में संपत्ति का अधिकार। तो यह बात जो है गलत है। केवल ए कथन सही है, बी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।